दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 मुद्दों पर। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में आज क्या हाल रहा है, उसके बाद में देखेंगे कि वर्ल्ड के सबसे टॉप के इन्वेस्टर जो हैं वॉरेन बफेट साहब, उन्होंने इंडियन मार्केट और इंडियन इक्विटी के बारे में क्या क्या। तीसरे नंबर पर देखेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी आजकल काफी चर्चा में छाई हुई है, तो इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की मार्केट जो कल के मुताबिक जो हमने बताया था वैसे ही दबाव में रही है, और दबाव का मेन रीजन इलेक्शन है। दूसरा आरबीआई का एक स्टेटमेंट है जो कि आरबीआई ने जारी किया, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगली चर्चा करेंगे किस पे, आपके वॉरेन बफेट साहब ने क्या कहा है, और उसको मैं एक्चुअली सत्य भी है उनकी बात, उस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा चर्चा करेंगे क्वांट एएमसी के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का आज हाल। मार्केट का हाल आपको पता है अमेरिका की वजह से, दूसरा जियोपॉलिटिकल की वजह से, तीसरा हमारे यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट और अनसर्टेनिटी की वजह से। ऐसा माना जा रहा है कि अनसर्टेनिटी समथिंग दिखाई दे रही है। अनसर्टेनिटी तो नहीं कह सकते इसको हम, बट और दूसरा आरबीआई ने जो एक आदेश जारी कर दिया रिगार्डिंग टू द किसके, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो उस स्टेटमेंट का फर्क ये पड़ा है कि आज मार्केट काफी दबाव में रही है। दबाव मीन्स क्या है, 22,800 आपको पता है कि एक हैवी रेजिस्टेंस बन गया है, और मुझे नहीं लगता है कि ये 22,800 कभी ब्रेक हो पाएगा इलेक्शन से पहले, ठीक है। अब इलेक्शन के बाद में हमें पता चलेगा कि मार्केट हमारी नीचे जाएगी या मार्केट इससे अप जाएगी। नीचे जाएगी तो हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, ऊपर जाएगी तो हमें कमाई का मौका मिलेगा। लपोलुआब ये है कि एफआईआई जब तक बायर्स नहीं बनती है, ठीक है ना, तब तक यही हाल रहेगा। डीआईआईएस का सपोर्ट तभी तक है, डीआईआईएस भी एक टाइप से उसको देख करके ही चलती हैं, जो कि मार्केट का हाल है, मार्केट का सेंटीमेंट है उसको। ये बात बहुत ही समझने वाली और बहुत ही मार्केट की है आपको, तो ये आपको समझना चाहिए। और इस बीच में आपको थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कोई भी फाइनेंशियल पंडित इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि आफ्टर इलेक्शन कितना नीचे जाएगा या कितना अप जाएगा। 22,801 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगला आपका वही सेम इशू भाई, देखो दिन भर काम करने के बाद में 10 बज जाता है तो थकान जो है स्वाभाविक सी बात है। अगला जो आपका इशू आ रहा है, वॉरेन बफेट ने क्या कहा है। देखो वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफ़ी सारी होप है। मीन्स क्या है कि उनको भी लग रहा है कि एफआईआई हमारे यहाँ पर नेट बायस्ड बनने वाली है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपको मैं एफआईआई की टेंडेंसी के बारे में बता दूं कि जब तक उनको ये लगेगा कि जहां पे हमारा लाभ इंडिया में है तो इंडिया में भाग करके आएंगे। अब आप देखिए चाइना का, आप देख ही रहे हैं, उनके कई सारी टॉप की कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां वगैरह डूब गई हैं। अमेरिका के भी बैंक अभी भी एक आध डूबने वाले हैं, पिछले साल आपने देखा है कितने बैंक डूबे हैं। रसिया यूक्रेन का हाल देख ही रहे हो आप, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट का हाल देख ही रहे हो आप। तो एफआईआई जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि वहां पे काफी डिस्काउंट में उनको मिल जा रहा है, सो भाई वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पोजीशन अपनी हल्का करना चाहते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में अब अपॉर्चुनिटी के बारे में क्यों कहा वॉरेन बफेट साहब ने, इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले एक कोट पढ़ रहा था, कोई एडिटोरियल था किसी फॉरेन, उसने लिखा था, फॉरेन ने लिखा था, बोला हमने इनको 712 के बाद में आज़ाद का काफ़ी अच्छी उनकी इंडियन मतलब इतिहास के बारे में उनकी वो थी, पकड़ थी। तो उन्होंने बोला कि आखिर में हम इनको 712 के बाद में, जब मोहम्मद बिन कासिम का फर्स्ट इन्वेशन हुआ था, उसके बाद से हमने इनको शांति से रहने कब दिया है। और अगर ये शांति से 150 साल भी रह गए ना तो पिछाड़ करके रख देंगे बाकी सब। और ये बात सत्य भी है, अगर हम शांति से रह गए ना 150 से 200 साल तो मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरी इस बात को याद रखिएगा, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द नंबर 1 कंट्री होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी एग्री करते होंगे इस बात से, ठीक है। इंडिया में ही ये पॉसिबल है कि हम 10 साढ़े 10 बजे तक काम करने के बाद में भी फिर भी अपने लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं,
ताकि आप लोग जान सकें, मार्केट की वोलेटिलिटी को समझ सकें आप लोग, ताकि आप लोग निवेशित हो सकें, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इसको बता सकें, आप अपने एक्टिव इनकम को कैसे करके आप एक ऑनलाइन पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उतार चढ़ाव को आपने समझना है। किसी भी बिजनेस वाले को देख लीजिए, वो भी अपने सीजन का इंतजार करता है, तो आपको भी अपने सीजन का इंतजार करना है। समझ गया? अब अगला ले लेते हैं क्वांट का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर होने लगते हो और हमें भी थोड़ी सी कोफ्त आजकल थोड़ा सा काम ज़्यादा ही हो गया है। तो क्वांट का क्या है यार कि क्वांट का देखो 2000 के बाद में, कोविड के बाद में क्वांट के 2 साल 21 और 22 ज़्यादा ही रिटर्न इन्होंने दिया है, अल्फा जनरेट किया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी एमसीज के लिए एक सबक है, लेकिन क्या इससे ये मान लिया जाए कि बाकी एमसीज काम नहीं कर रही हैं? यस, डेफिनेटली बाकी एमसीज भी काम कर रही हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और उनके भी फंड मैनेजर अच्छे हैं, उनके भी फंड्स अच्छे हैं, कोई इसमें संदेह और शक और शुबा नहीं है। बशर्ते क्या होता है, अब आप देखिए 93% आपके स्मॉल कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं किया है। तो क्या मान लोगे कि सारे सारे फंड खराब है, सारे फंड हाउस के फंड खराब है, सारे फंड मैनेजर खराब है? नहीं, एक साइकिल होता है, एक सिनेरियो होता है। जब हमने क्वांट को देखा है, तो इन्होंने एक जो लाइन लिखा हुआ है अपनी साइट पे इन्होंने, कि हम एनी हाउ करके रिटर्न को ज़्यादा बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि मार्केट में आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिटर्न मिले, और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। और इनका इसी 3-4 सालों में काफ़ी सारा इनका एएमसी का जो टोटल एयूएम है ना, असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो भी काफ़ी सारा इनका बढ़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी एएमसीज खराब हैं, ऐसा मैं नहीं मान सकता हूँ। दूसरा देखो दोस्तों, 3 ही टाइप के तो होते हैं, एक आपका वैल्यू ओरिएंटेड हो गया, दूसरा आपका ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया, और तीसरा आपका ब्लेंड हो गया। तो इस प्रकार से ही हर फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी को अपनाता है। अब इन्होंने क्या किया है, हमारे यूपी में क्या बोलते हैं, कूद कुदैया खेला है, यहाँ से कूदा यहाँ पे लिया, यहाँ पे कूदा यहाँ पे लिया। बट मैं नहीं समझता हूँ कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा स्टेबल है। कब तक आप कूद कुदैया करोगे यार? शांति से जो एक फंड मैनेजर सही तरीके से सोच करके लगाता है और थोड़ा सा टेन्योर तक उसको लेकर के चलता है ना, वो एमसी जबरदस्त परफॉर्म करती है और वो ड्यूरेबल भी होती है, उनका रिटर्न भी ड्यूरेबल होता है। अब आप बताइए कि अगर मान लिया, आपने क्या देखना है, आपने अपने फंड का देखना है भाई ये कितना पुराना है, दूसरा देखना है इसने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करा है नहीं बीट करा है। मान ले साल 2 साल में 3 साल में नहीं बीट किया है अगर, तो क्या पिछले 5 साल में भी नहीं बीट किया है, अगले 10 साल में भी नहीं बीट किया है? अगर वहां पर इसने बीट किया है तो आगे भी बीट करेगा। ठीक है, तो किसी एमसी को, किसी फंड को, किसी फंड मैनेजर को ऐसे करके बिना उसके फंडामेंटल्स को देखे, बिना उनके टेक्निकल्स को देखे और ऐसे ही ये सोच लेना तो गलत बात है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर इसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि किसी को भी फालतू का प्रमोट करना उचित नहीं है। उससे क्या होते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा करनी है। आपने एक बार अपना गोल तय कर लिया, आपने अपना एक बार एम तय कर लिया, तो 3 साल के लिए कोई सवाल ही नहीं है। आप अपने फंड को कम से कम 3 साल तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, तब जाकर के उसकी फंड साइकिल एक बार आएगी, जाहिर सी बात है। और 5 साल के बाद में फिर आपके इन्वेस्टमेंट पर जो है रिटर्न दिखना शुरू होगा। 10वें साल के बाद में आपका रिस्क जो है ना जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा वो। तो इन सारी चीजों को जब आप जान लेंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर ही क्लोज करते हैं, फिर देखेंगे सवेरे चाय पर चर्चा पर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो यार रिवार्ड जरूर किया करो, रिवार्ड आपको पता लग सकता है। थैंक यू।